हेलो हेलो। यस, एक्सरसाइज। कान बड़े नहीं होंगे, बस गेट बंद कर देना। यस, सिट डाउन। चलो, कैसे बच्चों, पढ़ाई बढ़िया चल रही है? अरे भाई, और पीछे बोलना बंद कर अब। पढ़ाई बढ़िया चल रही है? अच्छा, कितने घंटे? 6 घंटे। पढ़ने वाले हाथ खड़े करना। कोई ना, 6 घंटे। हाँ, कर कर। नहीं। यस। 5 घंटे। एक। 4 घंटे। 24 घंटे में से 5 घंटे भी नहीं अपने पास पढ़ने के लिए, 6 घंटे भी नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। यस। चलो भाई, पढ़ना शुरू कर देना। संडे को मेजर टेस्ट है, जैसा कि आपको पता है ना। अपने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें? 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पूरी इकोलॉजी जहां तक पढ़ाएंगे, फ्राइडे तक जहां तक पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग से लेके फ्राइडे तक जहां तक पढ़ाएंगे वो पूरी इकोलॉजी आएगी। यस। यस। ऑनलाइन सभी बच्चों को भी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो भाई, शुरू करते हैं। बताओ, जो अच्छा, पारितंत्र शब्द किसने दिया था? किसने दिया था? एजुटेंसी। अच्छा, पारितंत्र के घटक कितने हैं? दो। एक कौन सा है? जैविक। दूसरा अजैविक। अच्छा, पारितंत्र को बायो सिस्टम किसने बोला है? फीमेल ने। कुछ बच्चों को याद है ही नहीं है इसका मतलब। अच्छा, बायोसिनोसिस किसने बोला है? कार्ल मोवियस ने। अच्छा, फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है? कौन है? एपिओडा। वेरी गुड। अच्छा बताओ, जैविक घटक कितने प्रकार के हैं? दो। पहला कौन है? उत्पादक। और दूसरा कौन है? उपभोक्ता। अच्छा, उपभोक्ता कितने प्रकार के हैं? दो। पहला कौन है? गुरु उपभोक्ता। दूसरा कौन है? लघु उपभोक्ता। अच्छा, गुरु उपभोक्ता कितने प्रकार के? तीन। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा शीर्षक। अच्छा, द्वितीयक और शीर्षस्थ के बीच में अगर एक और आ जाएगा तो तृतीयक बोलेंगे, और उसके बाद क्या होगा बताओ? शीर्षस्थ होगा। अच्छा बताओ, जो लघु उपभोक्ता है उसमें कौन आते हैं? जीवाणु और कवक, सूक्ष्म जीव, अपघटक आते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अपने को याद रखने हैं, जो कि आप याद रखना। यहाँ पे हमने बोला उत्पादक। बोलो क्या है? उत्पादक। उत्पादक, और उत्पादक को ही कहते हैं प्रोड्यूसर। बोलो कौन है? प्रोड्यूसर। जितने भी हरे पौधे हैं पृथ्वी के ऊपर, जितने भी हरे पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? उत्पादक। यस, हरे पौधे, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर या उत्पादक। चालू कर ले, कर ले। ठीक है, लेकिन ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्वपोषी। बोलो क्या बोला जाता है? स्वपोषी। ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, इनको कहते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है? ट्रांसड्यूसर का मतलब ये होता है कि ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। कि सूर्य से कौन सी ऊर्जा लेते हैं? प्रकाश ऊर्जा। और इसको किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ट्रांसड्यूसर। बोलो, हरे पौधों को क्या कहा जाता है? ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर यानी कि ये ऊर्जा को चेंज कर रहे हैं। ऊर्जा को चेंज कैसे कर रहे हैं? सूर्य से ऊर्जा ले रहे हैं, तो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो तो प्रकाश ऊर्जा है, और फिर क्या बना रहे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बना रहे, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? उसका मतलब वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर रहे हैं। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? ट्रांसड्यूसर। बोलो क्या बोला जाता है? ट्रांसड्यूसर। अगर पूछे कि और कौन होते हैं, है ना, उत्पादक के अलावा और कौन होते हैं,
तो आपको पता है उत्पादक के अलावा जो होते हैं वो कुछ आयरन बैक्टीरिया या आयरन जीवाणु, ये आयरन से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कुछ सल्फर जीवाणु जो होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं बताओ, उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन और भी बना लेते हैं। हरे पौधे तो है ही है, लेकिन हरे पौधों के अलावा कुछ आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया या सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्पादक। प्रोड्यूसर जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, उत्पादक। बोलो क्या बोलते हैं, उत्पादक। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ध्यान देना, अगर पूछ ले अपघटक के बारे में, अपघटक कौन होते हैं, अपघटक कौन होते हैं पता है आपको, जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक जो होते हैं वो क्या होते हैं बताओ, अपघटक होते हैं। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर, है ना, जीवाणु और कवक जो है वो तो अपघटक है ही है, लेकिन ये खनिज चक्रों का प्रवाह में भूमिका निभाते हैं। ये क्या काम करते हैं बताओ, खनिज चक्र का प्रवाह। खनिज चक्र का प्रवाह कैसे करते हैं, आपको पता है सर्वोच्च मांसाहारी मर जाता है, जंगल में शेर मर गया, तो जंगल में शेर मर गया, कौन उसको राम राम सत्य करके कौन लेके जाएगा, क्या बताओ, जंगल में 4 शेर आएंगे और उसको लेके जाएंगे, जलाएंगे, दफनाएंगे, नहीं, लेकिन इनके ऊपर क्या आ जाएंगे बताओ, जीवाणु और कवक, और उसका सारा मांस चट कर जाएंगे। थोड़े समय के बाद में देखेंगे तो उसका खाली कंकाल, हड्डियां बची हुई रहती है, बाकी पूरा शेर गायब हो जाता है। इसका मतलब उन्होंने क्या किया है, उसमें से कार्बनिक पदार्थ को तोड़ तोड़ के अकार्बनिक पदार्थ को कहां पर मिला दिया है बताओ, मिट्टी के अंदर मिला दिया है। इसका मतलब अकार्बनिक तत्व या पोषक तत्वों को, है ना, वापस मिट्टी में मिलाना, मिट्टी से पौधों में आना और पौधों से वापस खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना, वापस मिट्टी में जाना, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन होते हैं, अपघटक होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना कि खनिज चक्र का प्रवाह में भूमिका कौन निभाते हैं, अपघटक निभाते हैं। ये सूक्ष्म जीव है जिनको जिनको कोई ना खाता है, उनके ऊपर कौन आ जाते हैं, जीवाणु और कवक। और अगर ये जीवाणु और कवक अपघटक ना हो तो इस पृथ्वी के ऊपर इतनी गंदगी और इतनी बदबू हो जाए कि हमारा रहना क्या हो जाए बताओ, मुश्किल हो जाए। यस, तो अपघटक का होना क्या है बताओ, जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आज जो हम पढ़ रहे हैं, हमने बोला कि पारितंत्र को पढ़ने के लिए 4 बातें पढ़नी है। कितनी बातें पढ़नी है, 4 बातें। और उसमें से एक बोलो क्या है, उत्पादकता। बोलो क्या है, उत्पादकता। दूसरा क्या है, अपघटन। तीसरा क्या है, ऊर्जा प्रवाह। और चौथा क्या है, पोषण चक्र। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपघटन। अपघटन ही पढ़ रहे हैं पहले, अपघटन। और अपघटन को इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन। बोलो क्या बोला जाता है, डीकम्पोजिशन। ये पूरा समझने वाली बात है ना, लिखने का काम बाद में करेंगे, पहले इसको समझेंगे। डीकम्पोजिशन होता क्या है, डीकम्पोजिशन क्या होता है। आपने घर में भी कभी देखा होगा कि कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने पर उसको तुरंत उसी दिन जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। ऐसे थोड़ी है कि लाश को 2 दिन तक 3 दिन तक रखे रहने देते हैं, कभी ऐसा होता है क्या, नहीं। और अगर ऐसा होता भी है तो उसको बर्फ की सिल्लियों पे रखते हैं, है ना, कभी ज्यादा टाइम रखना भी पड़ता है कि भैया कोई बाहर है, बाहर से आने वाला है, तो उसको बर्फ की सिल्लियों पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि नॉर्मली बोलते हैं हम, बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी। बॉडी डिकम्पोज होना का मतलब बॉडी सड़ने लग जाएगी, सिंपल सी बात है। बॉडी सड़ेगी और सड़ेगी तो उसमें से क्या आएगी बताओ, बदबू आएगी। तो इसीलिए आपको पता है कि कुछ प्रेमी, है ना, आजकल का लफड़ा यही चलता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने का। और आपने सुना भी होगा श्रद्धा हत्याकांड का, श्रद्धा हत्याकांड के बारे में। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के 32 टुकड़े कर दिए, और 32 टुकड़े करके, और वो बॉडी डिकम्पोज ना हो जाए, अब उस लाश को ठिकाने कैसे लगाए, तो उसने उसके 32 टुकड़े करके फ्रिज में दबा दिए। बात समझ में आ रहा है, 32 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए। जिससे वो प्यार करती थी उसी के उसने मर्डर किया, और मर्डर करके 32 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए। फ्रिज में रखने का मतलब बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी, उसका अपघटन नहीं होगा। अपघटन होते ही उसके ऊपर क्या आ जाएंगे बताओ, जीवाणु और कवक आ जाएंगे। कुछ तो क्राइम की हद पार कर देते हैं। अब प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के टुकड़े 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 कर दिए और उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में सीटी में लगा ली।
प्रेशर कुकर में सीटी इसलिए लगा ली कि भाई उसको लगा कि भाई इधर उधर कहीं पे छुपाएंगे या फ्रिज में भी रखेंगे, धीरे धीरे पड़ोसियों को सबको पता चलेगा, क्योंकि बदबू आने लग जाती। बदबू क्यों आने लग जाती? उसका डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो भाई इसका मतलब ये है कि अगर हम उसको बॉईल कर रहे हैं तो बॉईल करने से वो बदबू पूरा, उसने सोचा कि है ना सारा मामला ही रफा दफा हो जाएगा, लेकिन कभी भी क्राइम छुपता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्राइम पकड़ में आ ही जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी का डिकम्पोजिशन होना या बॉडी डिकम्पोज हो रही है, लाश सड़ रही है, तो भैया उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? उसका मीनिंग क्या है? तो उसी प्रक्रिया को, बॉडी पूरी गायब हो गई है ना, लाश को आपको पता है कुछ धर्म के अंदर दफनाया जाता है। दफनाने के बाद में अगर 6 महीने के बाद में वहीं पे जमीन में से गड्ढा खोद के देखेंगे तो खाली कंकाल निकलेगा, लाश तो गायब है। इसका मतलब तो क्या हुआ? अपघटन हुआ है। क्या हुआ है बोलो? अपघटन। तो अपघटन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? अपघटन का मीनिंग ये होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ को, बताओ कौन से पदार्थ को? कार्बनिक पदार्थ को। जटिल कार्बनिक पदार्थ को कुछ अपघटक जो होते हैं, अपघटक कौन होते हैं बताओ? जीवाणु और कवक। अपघटक जो होते हैं वो क्या कर देते हैं? उसको सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं बताओ? सरल अकार्बनिक पदार्थ। सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं और इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? अपघटन। अपघटन समझ में आ रहा है? जटिल कार्बनिक पदार्थ को अपघटक सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, इस क्रिया को कहा जाता है अपघटन। सरल अकार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं? सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल हो गया, जैसे क्या हो गया बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और जैसे क्या हो गया बताओ? पोषक पदार्थ हो गए। कौन हो गए बताओ? पोषक तत्व। पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो पोषक तत्व जल या CO2 में बदलना ही क्या कहलाता है बताओ? अपघटन। अगर हम मर जाएं और कोई हमको ना जलाए तो पता चलेगा धीरे धीरे बॉडी सड़ के वैसे ही खत्म हो चुकी है, वैसी खत्म हो चुकी है। लेकिन उसकी बदबू जब उसके ऊपर जीवाणु और कवक आ जाता है तब उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो आसपास पता चल जाता है कि भैया कोई ना कोई यहाँ पे मरा है। तो यानी कि इसका मतलब हमारे अंदर प्रोसेस क्या है? हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है ना, बहुत सारे पदार्थ है। तो भैया कार्बनिक पदार्थ किस में बदल जाए बताओ? अकार्बनिक पदार्थ में। अकार्बनिक पदार्थ कौन है बोलो? जल, CO2 और पोषक तत्व। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? अपघटन। बोलो क्या बोला जाता है? अपघटन। ठीक है। दूसरी बात, अपघटन करने वाले जो प्राणी होते हैं वो कहलाते हैं अपघटक। कौन कहलाते हैं? अपघटक, है ना। और यहाँ पे एक शब्द और याद रखना, अपघटक जो होते हैं वो अपरद पे क्रिया करते हैं। बताओ किसके ऊपर क्रिया करते हैं? अपरद। और अपरद को कहते हैं डेट्राइटस। बोलो क्या बोलते हैं? डेट्राइटस। तो ये क्वेश्चन, अपरद क्या होता है? अपघटक जो होते हैं वो अपरद पे क्रिया करते हैं। अपरद या डेट्राइटस किसको कहते हैं? जंतु और पौधों के मरे हुए अवशेष को क्या कहा जाता है? अपरद। जैसे कि अगर पेड़ से कोई पत्ती टूट गई है तो उसको क्या कहा जाएगा? अपरद। फूल टूटा है उसको क्या कहेंगे? अपरद। कोई टहनी टूटी है उसको क्या कहेंगे? अपरद। कोई तने की छाल निकली है उसको क्या कहेंगे? अपरद। या अपना कोई मरा हुआ अवशेष हो, है ना, हाथ किसी ने काट के फेंक दिया है, अपरद बन गया, है ना। अपना कोई भी, क्योंकि पता है ना आपको ऑपरेशन होता है तो अंदर बहुत सारी बॉडी खराब भी होती है, डैमेज भी होती है, बहुत सारी चीजें अपनी बॉडी से निकाल निकाल के कचरे में फेंक दी जाती है। तो इसका मतलब बताओ क्या है? बताओ वो अपरद। जंतु का, पौधों का मरा हुआ अवशेष क्या कहलाता है? अपरद। और इसके अलावा प्राणियों का, जंतुओं का जो मल आदि होता है, मल, फीकल मैटर जो होता है, उसको भी क्या कहा जाता है? अपरद। तो अगर पूछेंगे कि अपरद क्या होता है, ये पता होना चाहिए पहली बात आपको। अपरद का मतलब क्या है बताओ? पादप का मृत अवशेष। बोलो क्या है? पादप का मृत अवशेष। मरा हुआ अवशेष क्या कहलाता है? अपरद कहलाता है। पादप का मरा हुआ अवशेष क्या होता है? जल्दी बोलो। पत्ती होती है ना, लीव्स होती है, फूल होते हैं, और क्या होते हैं? छाल होती है, टहनियां होती है, ये सभी पौधों के क्या है बताओ? मरे हुए अवशेष है। इसके अलावा और कौन होते हैं बताओ? जंतु के मृत अवशेष। बोलो कौन होते हैं? जंतु के मृत अवशेष, जंतु के मरे हुए अवशेष। और क्या होता है बताओ? मल। क्या होता है? मल। इन सभी को क्या कहा जाता है? अपरद। जंतुओं का मल, जंतुओं के मृत अवशेष और पादपों का मृत अवशेष क्या कहलाता है? अपरद कहलाता है। अपघटक किसके ऊपर क्रिया करते हैं? अपरद पे। तो जो अपरद को खाते हैं उसको कहा जाता है अपरदहारी।
बोलो क्या कहा जाता है? अप्रधारी। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि अप्रधारी किसको कहा जाता है, अप्रधारी और अप्रधारी को ही कहते हैं डिट्राइटिव और। जेईटी 2023 का क्वेश्चन है ये। जेईटी 2023 में क्वेश्चन आया है कि निम्न में से डिट्राइटिवोर प्राणी कौन सा है? डिट्राइटिवोर, यही नाम लिखा हुआ था, डिट्राइटिवोर, डिट्राइटिवोर। तो डिट्राइटिवोर जो है, मुख्य डिट्राइटिवोर कौन होता है बताओ? केंचुआ। कौन है बोलो? केंचुआ। अपरद को खाने वाला प्राणी क्या कहलाता है? अप्रधारी। और अप्रधारी जैसे क्या हो गया? केंचुआ। केंचुआ, जीवाणु, कवक, ये सभी अप्रधारी ही है जो कि अपरद को खाते हैं। तो अप्रधारी किसको कहा गया है बताओ? केंचुआ। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 3 बातें याद रखना है। अपघटन, बोलो क्या है? अपघटन। कार्बनिक पदार्थ को किसमें तोड़ रहे हैं? अकार्बनिक पदार्थ में। कौन तोड़ रहा है बताओ? अपघटन। अकार्बनिक पदार्थ क्या है? जल, CO2 और पोषक तत्व। अच्छा, अपरद को का मतलब क्या हो गया बताओ? पादपों का मृत अवशेष। और अब पादपों का मृत अवशेष क्या है? पत्ती, फूल, छाल, ये सभी पौधों के मरे हुए अवशेष है। जंतु के क्या है बोलो? मृत अवशेष। और मल क्या है बताओ? अपरद। क्या है बोलो? अपरद। और अपरद को ही क्या बोलते हैं? डिट्राइटस। डिट्राइटस को खाने वाले क्या कहलाते हैं? डिट्राइटिवोर। बोलो क्या कहलाते हैं? डिट्राइटिवोर। अपघटन की क्रिया के ऊपर सीयूईटी में 2022, 2023, 2024 यहां से क्वेश्चन लगातार कंटिन्यूअसली यहां से क्वेश्चन आ रहा है। 2000 जेईटी में तो आ ही रहा है, लेकिन सीयूईटी में भी 2022, 23, 24 से एक क्वेश्चन अपघटन के ऊपर आता ही आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। यस, अब हमने बोला कि अपघटन के कितने चरण होते हैं। अपघटन के चरण क्या है? कितने चरणों में अपघटन होता है? अपघटन के चरण, अगर जंगल में शेर मर गया तो कितने स्टेप्स में गायब हो जाएगा? पहले पूछते थे ना कि हाथी को 5 स्टेप में फ्रिज में बंद करो, तो वैसे ही मैंने बोला है कि अगर जंगल में शेर मर गया है या कोई मर जाता है या किसी का मर्डर कर दिया जाए, खून कर दिया जाए, उसको जंगल में फेंक दिया जाए, कितने स्टेप्स में वो गायब हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 5 स्टेप है। कितने स्टेप है? 5। और 5 स्टेप को याद रखने का फॉर्मूला है कल्चम। बोलो क्या है? कल्चम। जल्दी बोलो, कौन सा फॉर्मूला है? कल्चम। बोलो क्या है? कल्चम। बोलो क्या है? कल्चम। बोलो क्या है? कल्चम। एस का मतलब है फ्रेगमेंटेशन। बोलो क्या है? फ्रेगमेंटेशन। एल का मतलब है लीचिंग। क्या है? लीचिंग। सी का मतलब कैटाबोलिज्म। क्या है? कैटाबोलिज्म। एच का मतलब ह्यूमिफिकेशन। बोलो क्या है? ह्यूमिफिकेशन। एम का मतलब है मिनरलाइजेशन। बोलो क्या है? मिनरलाइजेशन। एफ का मतलब बोलो फ्रेगमेंटेशन। एल का मतलब बोलो लीचिंग। सी का मतलब कैटाबॉलिज्म, है ना। एच का मतलब ह्यूमिफिकेशन और एम का मतलब मिनरलाइजेशन। यस, अब सभी ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप हम पढ़ रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। बोलो क्या है? फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? खंडन। बोलो क्या बोलते हैं? खंडन। फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं खंडन। बोलो क्या बोलते हैं? खंडन। तेज हवा चली है, आंधी आई है, तूफान आया है और उस तूफान में पेड़ से एक पत्ती गिर गई है। पत्ती नहीं गिरा है, यहाँ पे कौन गिरा है? पत्ती, लीफ। पत्ता भी नहीं, पत्ती। बोलो कौन गिरा है? पत्ती, लीफ गिर गई है। यस, पेड़, तेज हवा चली, आंधी चली, तूफान आया, पेड़ से क्या गिर गई बताओ? पत्ती। और इस पत्ती को खाने के लिए आ गया अपराधारी, क्योंकि पत्ती को क्या कहा जाएगा? अपराध। बोलो क्या कहा जाएगा? अपराध। और इसको खाने के लिए कौन आ गया? केचुआ। और केचुआ क्या है बोलो? अपराधारी। और इस केचुए ने इस पत्ती के क्या कर दिए बताओ? टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोलो क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े। और टुकड़े टुकड़े करे उसी को तो क्या कहा जाता है? खंडन। बोलो क्या कहा जाता है? खंडन। पहला स्टेप, एक एक स्टेप समझा रही हूँ। पहला स्टेप समझ में आना चाहिए, अपरदहारी द्वारा अपरद का टुकड़ों में टूटना। अपरदहारी द्वारा अपरद का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है? खंडन। क्या कहलाता है? खंडन। यहाँ पे सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस में जमाओ, है ना। सीयूईटी का ये एक पैटर्न है
कि अगर कोई स्टेप्स दे रखे हैं और उसको अलग अलग क्रम में दे देते हैं और उसको बोला जाता है कि उसको सीक्वेंस में जमा, तो सारी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। तो पहली सीक्वेंस तो क्या पता चला है आपको, पेड़ से क्या गिरा है बताओ, पत्ती, और पत्ती गिर करके उसके ऊपर कौन काम कर रहा है, केचुआ, और केचुआ ने उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ दिए, उसको क्या कहा जाता है, खंडन। बोलो क्या बोला जाता है, खंडन। ठीक है, अब ये टुकड़े बचे हुए हैं। दूसरा स्टेप हम बात कर रहे हैं जिसका दूसरा स्टेप, और दूसरे स्टेप को कहा जाता है निक्षालन। क्या कहा जाता है, निक्षालन, और निक्षालन को ही इंग्लिश में बोलते हैं लीचिंग। बोलो क्या बोलते हैं, लीचिंग। निक्षालन या लीचिंग क्या होता है, अब देखो ये टुकड़े बचे हुए हैं, यस टुकड़े बचे हुए हैं, ये टुकड़े सारे बचे हुए हैं, ये सभी टुकड़े बचे हुए हैं। अब इन बचे हुए टुकड़ों से क्या हो रहा है, इन बचे हुए टुकड़ों से देखो यहाँ पर जमीन के ऊपर और ये जमीन के नीचे मिट्टी है। बोलो क्या है, मिट्टी है। ये तो मिट्टी है, बोलो क्या है, मिट्टी है ना। और मिट्टी के ऊपर ऊपरी आप ऊपरी परत के ऊपर ये सारे टुकड़े पड़े हुए हैं। अब इसमें से जो जल में घुलनशील अकार्बनिक पदार्थ है वो कहाँ पर पहुंच रहे हैं बताओ, मिट्टी में। छन छन के फिल्टर होकर के मिट्टी में पहुंच रहे हैं जल में घुलनशील अकार्बनिक पदार्थ। कौन से पदार्थ बोलो, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ यानी कि पोषक तत्व या फिर जल और CO2, ये सारे अकार्बनिक पदार्थ है। जो जल में घुलनशील है वो सभी अकार्बनिक पदार्थ मिट्टी में पहुंच रहे हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, निक्षालन। बोलो क्या बोला जाता है, निक्षालन। ठीक है, तो अकार्बनिक पदार्थ एक बार तो पहुंच गए मिट्टी के अंदर। अब तीसरा प्रोसेस कौन सा होता है, जल्दी बताओ। यस, तीसरा जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है, बोलो क्या बोला जाता है, कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म को ही कहते हैं अपचयन। बोलो क्या बोलते हैं, अपचयन। और अपचयन को ही क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। बोलो क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। चलो टुकड़े बचे हुए हैं क्या, यस बचे हुए टुकड़े जल में अघुलनशील पदार्थ पहुंच गए हैं। अब उसके बाद भी कुछ टुकड़े जो है वो बचे हुए हैं। अब इन टुकड़ों के ऊपर कौन काम करेगा, इन टुकड़ों के ऊपर आ जाएंगे जीवाणु। बोलो कौन आ जाएंगे, जीवाणु। जीवाणु और कवक, कौन आ जाएंगे, कवक। जीवाणु और कवक यहाँ पे काम करेंगे। बताओ कौन काम करेंगे, जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक इन टुकड़ों के ऊपर आ जाएंगे और बचे हुए कार्बनिक पदार्थ को किस में बदल देंगे बताओ, अकार्बनिक पदार्थ में। अब इनके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ था वो किस में बदल जाएगा बताओ, अकार्बनिक पदार्थ में। और अकार्बनिक पदार्थ कहाँ पर पहुंच गए बताओ, मिट्टी में। अकार्बनिक पदार्थ कहाँ पर पहुंच जाएंगे बताओ, मिट्टी में। बहुत सिंपल सी बात है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अपचयन। बचे हुए टुकड़ों पे कौन काम करेंगे, जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक ने कुछ एंजाइम डाले और एंजाइम डाल के कार्बनिक पदार्थ को किस में बदल दिया, अकार्बनिक पदार्थ में। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अपचयन। बोलो क्या बोला जाता है, अपचयन। चौथी क्रिया जो होती है उसको कहते हैं ह्यूमस भवन। बोलो क्या कहा जाता है, ह्यूमस भवन। बोलो क्या बोलते हैं, ह्यूमस भवन। ह्यूमस भवन को कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। बोलो क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन। अब बताओ मिट्टी का रंग कैसा हो गया, मिट्टी का रंग जो है वो गहरा भूरा रंग हो गया। पूरी मिट्टी जो है, क्योंकि इसमें इतने सारे पोषक तत्व हो गए हैं तो मिट्टी का रंग गहरा भूरा हो गया है। और गहरे भूरे रंग की मिट्टी को क्या कहा जाता है, ह्यूमस। बोलो क्या बोला जाता है, ह्यूमस। तो ह्यूमस का बनना क्या कहलाता है, ह्यूमस भवन। बोलो क्या कहलाता है, ह्यूमस भवन। मिट्टी का रंग बोलो कैसा हो गया, गहरा भूरा। और गहरे भूरे रंग की मिट्टी को क्या कहा जाता है, ह्यूमस। क्या कहा जाता है, ह्यूमस। ह्यूमस के कुछ लक्षण होते हैं। ह्यूमस कैसी होती है, तो पहली बात तो गहरे भूरे रंग की होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये क्रिस्टल रहित है, संरचना है। कौन सी संरचना है, क्रिस्टल रहित। क्रिस्टलीय संरचना नहीं है, क्रिस्टल रहित संरचना है, ठीक है। दूसरी बात, ये सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रतिरोधी है, इसमें सड़न नहीं हो सकती है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों के प्रति क्या है, वो तो ये प्रतिरोधी है। सूक्ष्म जीवों के प्रति ह्यूमस क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। तीसरी बात, ह्यूमस के बारे में अगर पता हो तो ये पोषक तत्वों का भंडार है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है, कोलाइडी। कैसी होते हैं ये, कोलाइडी। और इसीलिए ये क्या कहा जाता है, पोषक तत्व का भंडार। क्या कहा जाता है, पोषक तत्व का भंडार। पोषक तत्व का भंडार।
तो अगर ह्यूमस के बारे में क्वेश्चन पूछे तो भैया आराम से बता सकते हो। ह्यूमस कैसी होती है बताओ, क्रिस्टल राइट। ह्यूमस कैसी होती है बोलो, सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रतिरोधी। और कौन सी होती है, कोलाइडिक। इसीलिए पोषक तत्वों का क्या करती है, भंडार। पोषक तत्व का भंडार कौन है बोलो, ह्यूमस। तो जहां पे मिट्टी ह्यूमस होती है वहां पे पौधे का उत्पादन अधिक होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, अलग से खाद देने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर जंगल के अंदर कोई मर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे तो क्या आ जाएंगे, सारे पोषक तत्व आ जाएंगे। अगर कोई भी मर रहा है तो बताओ जीवाणु और कवक पोषण चक्र में भूमिका निभा रहे कि नहीं निभा रहे, क्योंकि सारे पोषक तत्व कहां पर आ गए बताओ, मिट्टी में। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आ जाता है इसमें खनिजीकरण। बोलो क्या आ जाता है, खनिजीकरण। और खनिजीकरण का मतलब क्या होता है, मिनरलाइजेशन। बोलो क्या होता है, मिनरलाइजेशन। खनिजीकरण को ही कहते हैं मिनरलाइजेशन। बोलो क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। देखो ये स्टेप समझ में आ गई ना तो पूरा अपघटन डीकम्पोजिशन याद हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि क्लास में ही याद करना है डीकम्पोजिशन को। मिनरलाइजेशन का मतलब, देखो मिट्टी कौन से रंग की हो गई थी बताओ, गहरे भूरे रंग की। ये गहरे भूरे रंग की मिट्टी हो गई थी, और इस मिट्टी के ऊपर बताओ कौन काम करेगा, इस मिट्टी के ऊपर। ये जो मिट्टी है ये गहरे भूरे रंग की मिट्टी है, इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, ह्यूमस। बोलो क्या कहा जाता है, ह्यूमस। अब इस ह्यूमस के ऊपर कुछ सूक्ष्म जीव वापस क्रिया करेंगे। ये कुछ सूक्ष्म जीव है, बोलो क्या है, सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव, वैसे तो सूक्ष्म जीवों के लिए ये प्रतिरोधी होती है, वैसे तो सूक्ष्म जीव यहाँ पे क्रिया नहीं कर सकते, उसके लिए प्रतिरोधी होते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ह्यूमस को तोड़ करके पोषक तत्वों को कहां पर पहुंचा देते हैं, मिट्टी में पहुंचा देते हैं। कहां पर पहुंचा देते हैं, मिट्टी में। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, खनिजीकरण। बोलो क्या बोला जाता है, खनिजीकरण। तो बताओ ये अपघटन की क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, 5। पहले सारे चरण याद करेंगे भाई, सभी बच्चे याद करेंगे। अपघटन की क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, 5। पहला बोलो क्या है, अच्छा पहले सूत्र बोलो क्या है, फलचम। बोलो क्या है, फलचम। एफ का मतलब क्या है, फ्रेगमेंटेशन। एक एक बच्चे को याद होना चाहिए। एफ का मतलब क्या है, फ्रेगमेंटेशन। एल का मतलब लीचिंग। सी का मतलब कैटाबॉलिज्म। एच का मतलब ह्यूमिफिकेशन। एम का मतलब मिनरलाइजेशन। अच्छा बताओ खंडन का मतलब, अपरत को कौन खाता है, केचुआ। और अपरत के क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े, तो भैया उसको क्या कहा जाएगा, खंडन। बोलो क्या बोलेंगे, खंडन। अच्छा अपरत में, अपरत जो था उसमें जल में घुलनशील अकार्बनिक पदार्थ कहां पर पहुंच गए, मिट्टी में, उस क्रिया को क्या बोलेंगे, निक्षालन। जल में घुलनशील अकार्बनिक पदार्थ कहां पे पहुंच गए, मिट्टी में, उस क्रिया को क्या बोलेंगे, निक्षालन। अच्छा बताओ अब बचे हुए अपरत पे कौन आएगा, जीवाणु और कवक। और अकार्बनिक पदार्थ को किसमें तोड़ देगा, अकार्बनिक पदार्थ में, क्या बोलेंगे उसको, अपचयन। बताओ मिट्टी का रंग कैसा हो गया, गहरा भूरा, क्या बोलेंगे, ह्यूमस। ह्यूमस का बनना क्या कहलाता है, ह्यूमस भवन या ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। ह्यूमस कैसा होता है, क्रिस्टलाइट। और कैसा होता है, सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रतिरोधी। और कैसा होता है, कोलाइडिक। और कैसा होता है, पोषक तत्वों का भंडार। ह्यूमस के ऊपर कौन काम करेगा, सूक्ष्म जीव। और खनिज तत्व कहां पे पहुंच जाएंगे, मिट्टी में। क्या कौन सी क्रिया हो गई, खनिजीकरण। यस, अब तू बच्चा खड़ा होना, यस तू नहीं, तेरे पास है। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुझे सिर्फ उसका आंसर बताना है कि जल में घुलनशील अकार्बनिक पदार्थ मिट्टी में पहुंच जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, लीचिंग बोल रहा है, सही बोल रहा है क्या, यस। अच्छा पड़ोसी बता, अपरत का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है, खंडन। यस तू बता। यदि ह्यूमस के ऊपर कुछ सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं और खनिज तत्वों को मिट्टी में पहुंचा देते हैं, खनिजीकरण, सही है क्या, यस। तो इसका मतलब सभी को क्लियर हो गया कि बताओ क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, 5। पहला सीक्वेंस बोलो क्या है, कल्चर। अच्छा ये तीनों क्रिया फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म पैरेलल पैरेलल चलती है, समानांतर समानांतर चलती है। और ये ह्यूमस और मिट्टी के अंदर ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन हो जाता है। अब मुझे ये बताए, इसमें से आप में से जिसको आता है हाथ खड़े करना, अगर जंगल में शेर मर गया तो कितने चरणों में हमको नहीं दिखाई देगा, कितने चरण पूरे होने के बाद में हमको नहीं दिखाई दे रहा है, 5 पक्का, 4 की 5 की 3 की 2,
अच्छा देखो, फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गई और कैटाबोलिज्म हो गया, बाकी का काम तो मिट्टी में हो रहा है ना, शेड तो गायब हो गया ना। तो बताओ कितने चरण में? तीन चरण में निपट जाते हैं। किसी को भी निपटाना हो तो केवल कितने चरण करने हैं? 3 चरण। बाकी 2 चरण तो मिट्टी के अंदर हो रहे हैं, हमको थोड़ी दिखाई दे रहा है। शेर की बॉडी तो क्या हो गई बताओ? गायब हो गई। तो ये पूरे प्रोसेस, ये कंप्लीट क्वेश्चन जो कि मैं अभी आपको करवाऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक बार आप इसको लिखना शुरू कर दें। कहाँ से लिखना है अपने को? यहाँ से। ओ थोड़ा स्पीड स्पीड रखेंगे, बस लिखने की थोड़ी स्पीड रखेंगे। सभी बच्चे लिखने की स्पीड रखेंगे। यस बच्चों, पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड है, लिखना शुरू कर दे। उत्पादक, उत्पादक सभी हरे पौधे होते हैं। उत्पादक स्वपोषी होते हैं। उत्पादक को ट्रांसड्यूसर कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। पहली स्लाइड ये बच्चों, प्लीज सभी बच्चे, ऑनलाइन वाले सभी बच्चे, ये पहली स्लाइड है, यहीं से लिखना है। उत्पादक प्रोड्यूसर के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर हरे पौधे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ट्रांसड्यूसर होते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। इसके अलावा आयरन जीवाणु और सल्फर जीवाणु भी उत्पादक ही कहलाते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ये भी स्वपोषी होते हैं। केमिकल से अपना भोजन बनाते हैं, रसायनों से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको भी उत्पादक की श्रेणी में ही मानते हैं। बीस तारीख की क्लास बच्चों, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड हो गई, आ गई, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं आई। ये कुछ बात समझ में आ नहीं रही है, और जब पूछा है मैंने तो उन्होंने बोला हो गई है। अब आप वहां पे फोन करके कंफर्म कर ले प्लीज। यस, थोड़ा स्पीड रखेंगे बच्चों। उत्पादक क्या होते हैं बोलो? हरे पौधे। जितने भी हरे पौधे उनको क्या बोला जाता है? उत्पादक। क्योंकि आगे पढ़ेंगे ना हम ऊर्जा प्रवाह, उसमें ये आएगा, तो याद रखना पड़ेगा। जितने भी हरे पौधे वो क्या होते हैं? उत्पादक। उत्पादक सभी क्या होते हैं? स्वपोषी। उत्पादक क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर, परिवर्तक होते हैं, मतलब प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। और उत्पादक को श्रेणी में कौन आते हैं? आयरन जीवाणु और सल्फर जीवाणु। यस, चलो भाई नेक्स्ट। क्लास तो आई लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करेंगे बच्चों, वापस वापस ले लेंगे, वापस पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी जो पढ़ा रहे उसको आप लिखो, और अगर वो क्लास नहीं आई है तो 20 तारीख की क्लास वापस पढ़ा देंगे आपको। टेंशन ना करो बच्चों, है ना। अभी जो पढ़ रहे हो वो पढ़ लो, 20 तारीख की क्लास नहीं आई है तो वापस पढ़ा देंगे। चलो भैया, ये लिख लिया है ना। अपघटक कौन होते हैं? जीवाणु और कवक, और ये क्या करते हैं? खनिज चक्र का प्रवाह करते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो, अपघटन, प्रोसेस डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के पूरे स्टेप्स याद रख लेना। कार्बनिक पदार्थ सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है, उसको क्या कहा जाता है? अपघटन। अपघटन की क्रिया का मतलब कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक पदार्थ में बदलना, और इस क्रिया को करने वाले कौन कहलाते हैं? अपघटक। तो क्रिया तो अपघटन कहलाती है।
क्रिस्टलाइजेशन। चले आगे। हो गया सभी का? चलो, अपराधारी कौन है? केचुआ। और अपघटन के चरण क्या है? सलचम। याद रखना है, सलचम। टोटल सिलेबस कितने महीने में हो जाएगा? अभी तो बच्चों टाइम लगेगा, अभी तो शुरू हुआ है टोटल सिलेबस होने में। तो अपघटन के स्टेप्स: पल्चम, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। लेकिन ध्यान देना, ये तीनों क्रियाएं पैरेलल चलती है, समानांतर चलती है। तीनों क्रियाएं, ये पल्चम, लीचिंग और कैटाबोलिज्म साथ साथ में चलती रहती है। टुकड़े भी हो रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ नीचे भी जा रहे हैं, उसके ऊपर जीवाणु और कवक भी आ गए। साथ साथ समानांतर ये तीनों क्रियाएं चलती रहती है। और मिट्टी के अंदर ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होता है, ह्यूमस भवन और मिनरलाइजेशन होता है। यस, थोड़ा स्पीड से लिखेंगे बच्चों। डिट्राइटिवोर कौन है? जैसे केचुआ। और अपघटन के चरण लिखने हैं बस, पल्चम। पल्चम, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। लिख लिया? हो गया सभी का? पल्चम। चलो, फर्स्ट लिखना फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन पे लिखना अप्रधारी। अप्रधारी, अप्रधारी कौन है यहाँ पे? केचुआ। अप्रद को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, तोड़ता है, जिसे जिसे खंडन कहते हैं, जिसे खंडन कहते हैं। अप्रधारी क्या करता है? अप्रद के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ देता है। हाँ, दिवाली तक तो हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। कोर्स की टेंशन ना करो, जो पढ़ा रहे उसको याद करो बस। कोर्स तो हम करा देंगे, हमारी जिम्मेदारी कोर्स कराने की। आप तो बस जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान लगाएं। अप्रधारी जो है वह अप्रद को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? खंडन, फ्रेगमेंटेशन। बस पेन से ही हल्की सी लीफ बना के और इसमें ये बता दो कि इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। पत्ती के लीफ के छोटे टुकड़े होना कहलाता है खंडन। अप्रधारी केचुआ जो है वह पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? खंडन, फ्रेगमेंटेशन। अप्रद के टुकड़े होना क्या कहलाता है? खंडन, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन करने वाला कौन होता है? अप्रधारी। और अप्रधारी कौन है यहाँ पे? केचुआ। यस, कंप्लीटेड। आज आपका होमवर्क है कि एनसीईआरटी से अपघटन पूरा पढ़ के आओगे। अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक को छोड़ करके बाकी पूरा अपघटन किसे कहते हैं, अपरद क्या होता है, अपघटन के चरण क्या है, ये सारे स्टेप्स पढ़ के आओगे। पारितंत्र वाले चैप्टर में पॉइंट इजीली मिल जाएगा। अपघटन, डिकम्पोजिशन एनसीईआरटी से पढ़ के आओगे। मैं कल पूछूंगी कौन कौन पढ़ के आया है। यस, चले आगे।
बताओ, अपरद को तोड़ने वाले कौन कहलाते हैं? अपराधारी। अपराधारी कौन है बोलो? केचुआ। केचुआ अपरद को क्या करता है? टुकड़ों में तोड़ देता है। अपराधारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिट्राइटिवोर। कभी कभी जेईटी वाले तो क्या करते हैं, है ना, हिंदी के वर्ड पसंद नहीं उनको, इंग्लिश के वर्ड लिखते हैं हिंदी में छाप के। तो डिट्राइटिवोर आया था एग्जाम में। क्या आया था बताओ? डिट्राइटिवोर। तो डिट्राइटिवोर क्या होता है ये पता होना चाहिए। यस, हो गया सभी का? किसी का बाकी है? किसका बाकी है? यस, कंप्लीटेड। चलो नेक्स्ट लिखना। निक्षालन जल में घुलनशील, जल में घुलनशील अकार्बनिक, अकार्बनिक को ही कहते हैं पोषक तत्व। ध्यान देना, अकार्बनिक तत्व मिट्टी में रीस रीस कर पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? निक्षालन। रीस कर मतलब छन छन के फिल्टर होकर के। तो रीस कर जल में घुले हुए अकार्बनिक पदार्थ मिट्टी में पहुंचना, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? निक्षालन। और निक्षालन को ही क्या कहते हैं? लीचिंग। जल में घुलनशील अकार्बनिक पदार्थ, जो जल में घुले हुए अकार्बनिक पदार्थ है, वो अपरद से सीधे कहां पर पहुंच जाते हैं? मिट्टी में पहुंच जाते हैं। और इस क्रिया को ही कहा जाता है निक्षालन। और निक्षालन को ही कहते हैं लीचिंग। और मिट्टी में अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। मतलब अनुपलब्ध लवण है वो, मिट्टी में तो पहुंच गए लेकिन अभी उसका उपयोग में नहीं आ रहा है, तो अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। लेकिन जल में घुलनशील अकार्बनिक तत्व मिट्टी में रीस कर जाना, फिल्टर होकर के पहुंचना, कौन सी क्रिया कहलाती है? निक्षालन या लीचिंग कहलाती है। कंप्लीटेड। जल में घुलनशील अकार्बनिक या पोषक तत्व मिट्टी में रीस तक पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? निक्षालन। और निक्षालन को ही क्या कहते हैं? लीचिंग। लीचिंग के बाद में क्या होगा? अपचयन, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब बचे हुए अपरद पे कौन आएगा? जीवाणु और कवक। और वो कवक और जीवाणु के एंजाइम से क्रिया करके कार्बनिक पदार्थ किस में बदल जाता है? अकार्बनिक पदार्थ में। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? अपचयन, कैटाबोलिज्म। चले आगे, कैटाबोलिज्म। यस, चलो नेक्स्ट लिखना अपचयन, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में लिखना बचे हुए अपरद पर, बचे हुए अपरद पर, बचे हुए अपरद पर जीवाणु व कवकीय कवकीय एंजाइम एंजाइम क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं व कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में, अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? अपचयन। और अपचयन यानी कि कैटाबोलिज्म।
बचे हुए अपरद पे जीवाणु और कवक का हमला हो जाएगा और जीवाणु और कवक क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदल देंगे और सारे अकार्बनिक पदार्थ कहां पर पहुंच जाते हैं, मिट्टी में। अब अपरद जो है वो तो हो गया खत्म, क्योंकि सारे कार्बनिक पदार्थ जो है वो अकार्बनिक पदार्थ में बदल गए हैं और वो सब मिट्टी में पहुंच गए हैं। जी बाजू क्या क्या बोलना चाह रहा है भैया? जीवाणु के नीचे कवक है बच्चा, कवक। जीवाणु के नीचे कवक है, कवक। कवक बैक्टीरिया और फंगाई, बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। यस, थोड़ा स्पीड। लास्ट भाई, दोनों प्रोसेस और कंप्लीट करने हैं। अपचयन लिख लिया। बचे हुए अपरद पर जीवाणु और कवकीय एंजाइम क्रिया करते हैं और कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अपचयन। यस, क्रिस्टलाइजेशन भी बताते हैं बच्चा, बताते हैं। एक बार ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद बताते हैं, ठीक है? चले आगे। हो गया सभी का? इधर इधर चलो, नेक्स्ट लिखा ह्यूमस। अब मिट्टी का रंग गहरा भूरा हो जाता है, ध्यान देना। मिट्टी का रंग गहरा भूरा हो जाता है, गहरा भूरा हो जाता है, जिसे जिसे ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी का रंग गहरा भूरा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ह्यूमस। और ह्यूमस का बनना ही क्या कहलाता है, ह्यूमस भवन या ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। ह्यूमस का बनना ही कहलाता है ह्यूमस भवन या ह्यूमिफिकेशन। अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई ह्यूमस के क्या लक्षण है, तो ये क्रिस्टल रहित संरचना है, सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रतिरोधी है, ये कोलाइडी संरचना है और ये पोषक तत्वों का क्या है, भंडार है। क्रिस्टल रहित मतलब क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय संरचना नहीं है। क्रिस्टल जानते हो, शक्कर का दाना देखा है ना, क्रिस्टलीय संरचना है। क्रिस्टल नहीं जानते हो, क्रिस्टल का मीनिंग नहीं पता है, तो ये क्रिस्टल रहित संरचना है ना। क्रिस्टलीय संरचना नहीं है, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है उसको बताएंगे, अभी एक बार लिख लो। क्रिस्टल रहित संरचना है। क्रिस्टल क्या होता है, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, क्रिस्टल्स पढ़ते हो? यस, डायमंड पढ़ते हो, डायमंड में, हीरे में नहीं, और बहुत सारी जगह पढ़ते होंगे। तो भैया जो क्रिस्टल रहित संरचना है, क्रिस्टलीय संरचना नहीं है और सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रतिरोधी है, कोलाइडी और पोषक तत्वों का क्या है, भंडार है। यस, चले आगे। लास्ट लिखना बाकी है अपने को और टाइम हो गया है भाई, जल्दी से। टेस्ट सीयूईटी बेस्ट है, बिल्कुल यस। जेट पैटर्न है, कंफर्म।
अभी मैं देख के बता दूंगी ना कल। ह्यूमस क्रिस्टल संरचना है, सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रतिरोधी है, कोलाइडी और पोषक तत्वों का क्या है बताओ, भंडार है। यस, ह्यूमस का बनना ही क्या कहलाता है, ह्यूमस भवन। यस, ह्यूमस का बनना ही कहलाता है ह्यूमस भवन, राइट। कोलाइडी और क्रिस्टलीय संरचना कल एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, एक बार ये इसको जल्दी लिख लो। नेक्स्ट लिखना है खनिजीकरण। ह्यूमस पर पुनः कुछ सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं, वह खनिज तत्वों को मिट्टी में पहुंचा देते हैं। खनिज तत्वों को मिट्टी में ही है। ह्यूमस पर पुनः कुछ सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं, वह खनिज तत्वों में बदल देते हैं, जिसे खनिजीकरण कहते हैं। ह्यूमस के ऊपर कुछ सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं और सूक्ष्म जीव क्रिया करके, है ना, वापस इसमें जो भी खनिज तत्व होते हैं वो मिट्टी में पहुंच जाते हैं, मृदा में पहुंच जाते हैं, और इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, खनिजीकरण कहा जाता है। तो अभी तो केवल आज एक बार ये स्टेप्स लिख लेना, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, रीडिंग लगा लेना, और जो लिखवाया है उसको अच्छे से याद करके आ जाना। बाकी कुछ थोड़े डाउट और थोड़ी क्वेरीज है जिसको कि अपन पढ़ेंगे कल। यस, यहाँ पे इसको अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक भी बाकी है अभी, तो थोड़ा सा इसका प्रोसेस बाकी है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप याद करके आना सभी बच्चे।